हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानशील एजुकेशन। तो ये वीडियो जो है वो बिगनर्स के लिए है या वो बच्चों के लिए जो कि अभी संचय में है। मैं आपके बहुत सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, आप लोगों का एक डाउट रहता है कि क्या इस समय पे 70 दिन आपके पास लगभग बचे हुए हैं आपके सीजीएल टीयर 1 में, और 70 दिनों में क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि हम टीयर 1 को क्वालिफाई कर सकते हैं क्या? ठीक है, तो मैं आपको ऐसी फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ जिससे आप डेफिनेटली इसको क्वालिफाई कर जाओगे, क्योंकि मैंने भी इसको लगभग इतने ही दिनों में 60-70 दिन में ही क्वालिफाई किया था। मैं अपनी स्टोरी भी आपको थोड़ी सी बताऊंगा और कहीं ना कहीं आपको शायद मोटिवेट करी ये स्टोरी, जो कि मेरी स्टोरी थोड़ी सी विचित्र है। ठीक है, अगर थोड़ा सा भी इधर का उधर होता ना तो शायद मैं एग्ज़ाम दे ही नहीं पाता। मुझे अगर थोड़ी सी भी अगर नॉलेज नहीं होती ना तो शायद मैं ये सीजीएल क्रैक कर ही नहीं पाता और आपके सामने आज नहीं खड़ा होता। तो अपनी स्टोरी आपको शेयर सबसे पहले करता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना दोस्तों, ज़िंदगी में ना अगर आपको कुछ हासिल करना है, कुछ भी अचीव करना है, तो कभी भी अपने अंदर डाउट मत आने दो। सबसे बड़ा दुश्मन जो है ना वो आपका डाउट है। आपके अंदर जो शंका पैदा हो जाती है ना, वो शंका आपको चाहते हुए भी काम नहीं करने देगी। अगर आपके अंदर कोई किसी चीज़ को हासिल करने के लिए एबिलिटी है भी, तो भी आप उस चीज़ को नहीं कर पाओगे अगर आपके मन में डाउट चल रहा है उस चीज़ को लेकर के। तो ध्यान रखना कभी भी, अगर आपने कोई चीज़ अचीव करने का सोच लिया है या आपने कहीं ठान लिया है कि मुझे यार ये एग्ज़ाम क्लियर करना है ना, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अच्छे-अच्छे लोग क्लियर करते हैं, सड़े-सड़े लोग भी उन्हें क्लियर करते हुए देखा है। ये बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आपने उस चीज़ को अगर ठाना है, क्लियर आपने अगर ये मन में विश्वास रख लिया है कि हाँ यार ये चीज़ मुझे क्लियर करना है, तो डाउट की वहाँ पर जगह नहीं है। आपको ये जो शब्द है ना, ये आपकी डिक्शनरी से आपको काट देना है तुरंत। डाउट बिल्कुल नहीं आना चाहिए। जिसके मन में शंका नहीं है, उसको जीतने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। ठीक है ना? तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको मन में विश्वास कर लेना है। मैं आपको अपना बता देता हूँ कि मैंने भी लगभग समझ लो 60-70 दिन ही बचे होंगे जब मैंने ये एग्ज़ाम क्लियर किया था और मैंने ये पहला अटेम्प्ट दिया था। एक्चुअली हुआ क्या था, जब एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम के बारे में एक्चुअली मुझे पता तो पहले से था। एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम क्या होता है, कैसे होता है, कुछ पोस्ट होती है इंस्पेक्टर वगैरह, उस समय इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बहुत ज़्यादा चलता था और एग्जामिनर की पोस्ट काफ़ी डिमांडिंग होती थी। ठीक है, वो क्या कारण है आपको शायद पता होगा, मैं आपको बाद में बताऊंगा कभी कि एग्जामिनर की पोस्ट लोग क्यों लेते थे। पर उस समय ये माहौल बहुत था और मैं कर रहा था यूपीएससी की तैयारी। दिल्ली के एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूट में मैंने एडमिशन लिया था और वहाँ पर एक्चुअली एडमिशन लेना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो वहाँ पर मैंने एडमिशन लिया था, उसका नाम वाजीरामन रवि है, और वहाँ पर मैंने पढ़ा यूपीएससी के लिए। तो उस समय में मेरी एज काफ़ी हद तक निकल चुकी थी, मतलब यूपीएससी के लिए मेरे पास 3-4 अटेम्प्ट ही बचे हुए थे। तो एक्चुअली फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स भी थे, कहीं ना कहीं ऐसे इशू भी थे फाइनेंशियल, तो मैं जा नहीं पा रहा था दिल्ली, या मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा था उस लेवल पे जो दिल्ली में आपको एक्चुअली माहौल मिलता है यूपीएससी का। तो वहाँ जब मैं गया और मैं रहा 1.5-2 साल, मैंने यूपीएससी की तैयारी की, मैंने पढ़ाई भी पूरी ताकत से की, अच्छा खासा पैसा भी खर्च हो गया और मैंने 1.5-2 साल में, मतलब ये समझ लो मेरा पूरी जो मेरी अर्निंग्स थी वो ख़त्म हो चुकी थी, जो कुछ जो मैंने कमाया वो ख़त्म हो चुका था और फाइनली मुझे घर आना पड़ा। अब हुआ क्या, उस एग्ज़ाम में मैंने पढ़ाई अच्छी की है, सब कुछ तैयार था मेरा, मैंने प्री क्लियर किया, लेकिन मेंस मेरा निकला नहीं 2 बार। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। मतलब उसके बाद में मेरा हताश हो गया। अटेम्प्ट तो मेरे पास में बचे थे, लेकिन मैं सोचा कि यार और कितना ट्रैप में फंसना है, क्योंकि यूपीएससी में अगर 32 साल तक एग्ज़ाम आप दे रहे हो तो बहुत बड़ा ब्लंडर है। तो फिर मैंने उस चीज़ को छोड़ना ही उचित समझा। मैंने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, कोई छोटी-मोटी एग्ज़ाम निकालते हैं, उसको निकाल करके फिर मैं यूपीएससी के लिए करता रहूँगा। तो मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बताया कि यार एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम होती है, पर मुझे ये पता चला कि एसएससी सीजीएल जो एग्ज़ाम है, उसके लिए जो एज लिमिट होती है वो 30 ईयर्स है। और आपको हैरानी होगी, जिस साल मैंने एग्ज़ाम की तैयारी के लिए सोचा, तब मैं 30 कंप्लीट हो चुका था। मतलब मैं एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल था ही नहीं। पर मेरे फ्रेंड ने बताया कि एक पोस्ट होती है जेएसओ की, जिसके लिए एज लिमिट 32 ईयर्स होती है। तो केवल उसी पोस्ट के लिए मैं एलिजिबल था और मैंने एग्ज़ाम दिया और मेरे पास इतना ही समय था जो आपके पास में अभी दिख रहा है ना। ये सिचुएशन जो आपकी है इस समय पे, सेम सिचुएशन मेरी थी। एग्ज़ाम मेरे लिए नहीं थी, है ना। मैं कुछ भी मुझे उसके बारे में पता नहीं था। मुझे इतना पता था क्वांट आता है, रीजनिंग आता है, जी आता है, इंग्लिश आता है। ठीक है, 4 सब्जेक्ट आते हैं। पैटर्न नया-नया चेंज हुआ था, ऑफलाइन से ऑनलाइन हुई थी पहली बार। ठीक है, तो उस समय मैंने एग्ज़ाम को दिया, 60-70 दिन बचे थे, लेकिन एक चीज़ का मैंने ध्यान रखा मैंने कुछ चीज़ों में क्लैरिटी अपने आप में रख ली है। मुझे ये पता था कि मेरा क्या स्ट्रेंथ है, मेरी क्या वीकनेस है। आपको भी यही करना है। आपको है ना एक कॉपी में लिख लेना है, इधर लिखो अपनी ताकत, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और एक तरफ लिखो अपनी कमजोरी। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जो आपके पास में लिखित में होना चाहिए, है ना।
लिख के होना इसलिए ज़रूरी है, जब आप कोई चीज़ लिख देते हो ना, तो वो प्रमाणित हो जाती है। प्रमाणित होने का मतलब क्या, कि आपके दिमाग में वो चीज़ घूमती रहेगी फिर। आपने उसको लिख दिया है, अब ये अथॉरिटी है, अब इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। अगर यहाँ पर आपने ताकत वाले कॉलम में लिख दिया कि ये मेरी ताकत है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कैलकुलेशन फ़ास्ट कर सकता हूँ, ठीक है? अब ये ऐसे लिखो, मेरी कैलकुलेशन फास्ट करने की स्पीड है, तो ये मेरी ताकत हो गई है, इसको मैं उपयोग करूँगा एग्जाम में स्कोर बढ़ाने के लिए। और मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी क्या अच्छी से मैं आपको बताता हूँ, मैंने यूपीएससी की तैयारी कर रखी है। अब मैंने बाजीरामन रवि में जीए पढ़ा हुआ है उस लेवल का, तो मेरा जीए बहुत स्ट्रांग था, है ना? तो मुझे ये चीज़ पढ़ने की जरूरत नहीं थी। इसके अलावा क्योंकि मैं इंजीनियर हूँ, है ना, तो मेरे क्वांट, इंजीनियर्स का क्वांट हमेशा अच्छा आपको मिलेगा, रीजनिंग अच्छा मिलेगा। IBPS PO मेरा उस समय 2011 में मैंने क्लियर किया हुआ, तो मुझे वो भी अच्छा कमांड थी रीजनिंग में, तो मेरा रीजनिंग भी अच्छा था, ठीक है? तो अल्टीमेटली, और इंग्लिश भी कुछ हद तक मेरा अच्छा था ही। तो मुझे क्या करना था, मुझे एक ही प्रॉब्लम थी मेरी, मैं डिस्ट्रैक्शन बहुत जल्दी होता था, ठीक है? ये सबसे बड़ा इशू था मेरे साथ में, डिस्ट्रैक्शन। और वो क्यों था, उसका रीज़न था जो आप पे आ रही है ना, वो मेरे पे आती थी उस समय पे। मैंने भी इस चीज़ को फेस किया। डिस्ट्रैक्शन क्यों होगा? क्योंकि यार आपकी एज इतनी हो चुकी है कि आपको अब कमाना चाहिए, है ना? जैसे आप हो ना, वैसे मैं इसी हालत में एक समय पे अपने आप को रख चुका हूँ, और मैं इस दौर से गुजर चुका हूँ, तो मैं अच्छी तरह से आप फील कर सकता हूँ कि आप लोगों पे क्या बीतती है। मेरे परिवार में ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं है कि मेरे पिताजी का बहुत बड़ा साम्राज्य है, कि इतना पैसा पड़ा हुआ है, इतनी ज़मीनें पड़ी हुई है कि बैठ के खाना ही है। ना मेरे पिताजी को कोई सरकारी नौकरी थी, कि परमानेंट गवर्नमेंट जॉब थी, कि यहाँ पे भाई सैलरी आना ही आना है, आप रिटायर हो गए तो पेंशन आना ही आना है, ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है? छोटा मोटा व्यवसाय था, वो व्यवसाय होता है, वो ऐसा होता है कि चल रहा है तो चल रहा है, कभी नहीं चल रहा है तो पूरा इम्पैक्ट परिवार पे आता है। उस चीज़ को मैंने फेस किया। और उसके बाद में जब आप ऐसी एज में पहुंच गए जहाँ पर आपको एग्जाम क्लियर करना मतलब कोई ऑप्शन ही नहीं है। जो मैं प्रोफेशन में था, जो मैं काम करता था, उसको मैं बहुत पहले छोड़ चुका था यूपीएससी के चक्कर में, ठीक है? तो ये चीज़ मैं जो आपको बता रहा हूँ ना, ये जो आप लोग फेस कर रहे हो, मैं कर चुका हूँ, तो मैं अच्छी तरह से इसको फील कर सकता हूँ। और मैं स्टोरी अपनी, मेरी एक्चुअली स्टोरी में तो इतनी बातें बताने के लिए, मैं कभी अलग से किसी दिन आपको बहुत सारी बातें बताऊंगा अपने आपके बारे में। पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने एक समझदारी का काम किया उस समय पे। आप कुछ मत करो यार, कुछ मत करो। आपको लग रहा है 70 दिन आपके पास में है, ये 70 डेज बस ये बहुत है आपके लिए। मेरा विश्वास करो, इस समय पे जो आपके पास, आपके लिए पता है सबसे बड़ा बोन क्या है, सबसे बड़ा आपके पास एडवांटेज क्या है? जो आपका टीयर 1 है ना, टीयर 1 जो है वो क्वालिफाइंग है, ठीक है? इससे बड़ा आपके लिए वरदान नहीं हो सकता। क्वालिफाइंग होने का मतलब क्या है? जब इस समय कोई कितना भी पढ़ ले, मतलब मान लो कि आप कम पढ़ रहे हो, आपका स्कोर मान लो 140 कट ऑफ होता है, 100 आपके 143 नंबर आए, 141 आए, 140 कट ऑफ है, आपके 141 लेकर आए, कोई बच्चा 180 लेकर आ गया। अभी जैसे ही आप टीयर 2 की तरफ जाओगे ना, सब बराबर खड़े हैं, ठीक है? ये सबसे बड़ी बात है ना, देखो आप, क्योंकि पहले ऐसा नहीं होता था। पहले टीयर 1 क्वालीफाई नहीं होता था, तो मान लो कि आपने क्वालीफाई किया, तो आप टीयर 1 आपने क्वालीफाई किया और आप बाउंड्री पे क्वालीफाई कर रहे हो। कोई आपका फ्रेंड है, वो टॉप कर रहा है, मान लो टॉप 100 में ला रहा हो, 180 190 ला रहा है, तो अब दोनों सेम लेवल पे नहीं है। क्योंकि जब टीयर 2 में आप एग्जाम दोगे, तो ओवरऑल कट ऑफ जो निकलेगा वो टीयर 1 के मार्क्स को इंक्लूड करके निकलेगा, तो वहां पर प्रेशर बिल्ड होता था। अभी आपके लिए क्या है, टीयर 1 को केवल क्वालिफाई करना है, इसको केवल निकालना ही तो है, ठीक है? तो अब आपको सबसे पहले क्या करना, जो मैंने किया उस समय पे, ये मत सोचना कि मैंने यूपीएससी का पढ़ रखा था, मैं जीए अच्छा था मेरा। आप समझ के देखो, मनोस्थिति जो होती है ना, वो बहुत अलग चीज़ होती है। आप कितने बड़े बड़े तुर्रम खाओ, लेकिन एग्जाम की जो तैयारी की बात होती है ना, जब करियर की बात आती है, तो सब बराबर हो जाते हैं वहाँ पे। तो कभी भी इस चीज़ को अपने अंदर मत लेके आना कि किसी का ये अच्छा है, किसी का क्वांट अच्छा है। जनरली आप ये टेस्ट सीरीज, ये मॉक टेस्ट वगैरह देखते हो जो ऑल इंडिया लेवल पे चलती है, मैं आपको हमेशा मना करता हूँ कि इनकी मॉक टेस्ट लगाते तो हो, लेकिन रैंकिंग मत देखा करो। ये आपको उलझाने वाली चीज़ें। आपने देखी, आपकी रैंक आई 1,95,295। अब 1,95,295 आपकी रैंक आ रही है, और जो टॉप रैंक लगा रहा है उसके नंबर आप देख क्या फ्रस्ट्रेशन में आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो? ये होता है। प्रॉब्लम क्या है, आपको कंपटीशन अपने आप से करना है। आपको जो आपकी जो लड़ाई है वो अपने आप से, किसी और से थोड़ी है। आपको अपने आप को प्रूव करना है। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने यहाँ पर ताकत लिख ली, इधर अपनी कमजोरियां लिख ली। अब कमजोरियां और आपकी जो भी हो सकती है ना, कई चीज़ें, मतलब आपको मान लो इंग्लिश कमजोर है, अब रीडिंग कॉम्प्रहेंशन आपका मान लो है ना, कॉम्प्रहेंशन एबिलिटी आपकी नहीं है, जैसा आप रीड करते हो तो आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो यहाँ पर लिख लो उसको, ठीक है? इसके अलावा कुछ भी हो सकता है, वोकैबुलरी हो सकता है आपका, कि वोकैब कमजोर है आपका, ठीक है? इसके अलावा करंट अफेयर्स भी आपका कमजोर हो सकता है ना? तो इस प्रकार से कुछ भी, जो भी आपको जितना दिमाग में आ रहा है बिल्कुल लिखो, और यह आप काम आपको करना है। मैं आपको ये टास्क दे रहा हूँ, ठीक है? और आप प्रॉमिस करो, कमेंट्स पे लिखोगे, वीडियो देखने के बाद में आप कमेंट्स पे लिखोगे कि हाँ सर ये काम हम करेंगे। आपको ये पेपर पे लिखना है, और अपने आप को समय दो, अकेले बैठ जाओ, सब काम छोड़ दो, और सारा काम छोड़ करके केवल ये काम लिखो। ये दोनों चीज़ें, दोनों कॉलम भरना शुरू करो, जितना लिख सकते हो उतना लिखो।
हाँ, पर लिखना मतलब पढ़ाई से संबंधित और अपने आप से संबंधित। ये मत लिखना कि मेरे फूफा जी के पास इतनी ज़मीन है तो ये मेरी कमज़ोरी है। ये नहीं लिखना है, ठीक है? आपको अपने आप से संबंधित लिखना है कि एग्ज़ाम में मुझे अगर वहाँ पहुँचना है, क्वालीफ़ाई करना है टियर 1, तो मेरी ताकत क्या हो सकती है, मेरी कमज़ोरी क्या हो सकती है, ठीक है? तो जब आप ये लिखोगे ना, तो आप एक फुल प्रूफ एनालिसिस तैयार कर लोगे। आपको एग्ज़ैक्टली पता होगा कि क्या आपकी ताकत है, मतलब कौन-सी चीज़ आपको लेकर जाएगी उस दिशा में, और क्या आपकी कमज़ोरी जो आपको रोक रही होगी। तो जो आपके पास 70 दिन बचे हुए हैं ना, आपको उन्हीं चीज़ों पे काम करना है। समझ में आई बात? बहुत ही सिंपल तरीके से बताया है, बहुत ही बुनियादी चीज़ बताई है। मैंने इस एग्ज़ाम को सेल्फ स्टडी के बेसिस पे क्लियर किया है। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने यूपीएससी की तैयारी की थी और इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है जहाँ से पढ़ा था। वो इंडिया के बेस्ट टीचर्स वहाँ पे आते पढ़ाने, है ना? तो इसीलिए आज भी आप देखोगे वाजीरामन रवि आपको ऑनलाइन नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका अपना एक स्टैंडर्ड है। तो वहाँ से मैं पढ़ने के बाद में जब मैं इसकी तरफ आया था, तो मुझे पता था एग्जैक्टली कि मेरी क्या पावर है, मेरी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, और उस पे मैंने काम किया, ठीक है? बट ऐसा नहीं है कि मेरे पास स्ट्रेंथ थी तो वीकनेस मेरी नहीं थी। जैसे मैंने आपको बताया, मैं बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट भी होता था। मेरी इतनी एज थी कि उस समय पे मैं अपने आप को समझा नहीं पा रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ। आप समझ रहे हो? जब आपको आपके दोस्त जो आपके जान-पहचान के हैं, आपके परिवार के, आपके मामा का लड़का, आपके भूआ का लड़का, आपके फूफा की लड़की, आपकी मौसी की लड़की, ये सब अमेरिका में नौकरी कर रहे हैं, कोई क्या कर रहा है, कोई बिज़नेस कर रहा है, कोई स्टार्टअप कर रहा है, और वो लाखों में कमा रहे होते हैं, और आपको ये सूचना मिलती है कि देखो ये लाखों में कमा रहे हैं, लेकिन तुम तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो उस समय पे आपकी जो मनोस्थिति बनती है ना, वो सबसे ज़्यादा हिलाती है आपको। वो आपको सबसे ज़्यादा अंदर से हिलाती है, और चाहे आपका कितना भी सब्जेक्ट स्ट्रांग हो, वो किसी काम नहीं आता है। तो उसको भी ओवरकम करना ज़रूरी है। तो ये दोनों चीज़ें आपके लिए ज़रूरी है, इसको लिखो। और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि अपने पास 4 सब्जेक्ट हैं, है ना? एक तो हो गया जीए, रीजनिंग, क्वांट और इंग्लिश। अब इन चारों में एसएससी का कुछ ना कुछ तो फेवरेट है, और ये हर एग्जाम में होता है। अगर आप बैंकिंग में जाओगे तो वहाँ पर भी आपको कुछ लिस्ट ऑफ टॉपिक्स मिलेंगे। आप यूपीएससी में जाओगे तो कुछ तो ऐसा है, जैसे आप यूपीएससी के एग्जाम की तैयारी करते हो तो वहाँ पर आपको ना फ्रीडम स्ट्रगल के ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। फंडामेंटल राइट्स पॉलिटी में क्वेश्चन आना ही आना है। मतलब ऐसा कोई साल नहीं गया जब क्वेश्चन नहीं आया। प्री मेंस इंटरव्यू पूछना ही पूछना है, क्वेश्चन उन्होंने फिक्स है। तो ऐसा एसएससी के अंदर भी डेफिनेटली टॉपिक्स हैं जिनको हमें प्रायोरिटी देना है, जिसके क्वेश्चन एग्जाम में आना ही आना है, जिसको एसएससी पूछेगा ही पूछेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना? वेटेज 19-20 ऊपर होता है, लेकिन आना ही आना है क्वेश्चन। तो वो जो लिस्ट ऑफ टॉपिक्स है वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, लेकिन आपको अभी काम ये करना है कि आपको ये चीज़ जरूर लिखना है, ताकि आपको एग्जैक्टली पता चले कि आपकी करंट सिचुएशन क्या है। अपने करंट पोजीशन को रियलाइज करो, देखो कि आप कहाँ खड़े हो और आपको कहाँ जाना है, और उसके बाद में फिर स्ट्रैटेजी बनाओ, ठीक है? तो इसके बाद में एक और चीज़, एक काम और जरूर किया करो कि जैसे आप कोई दिन नया शुरू करते हो तो उसके लिए पूरा दिन का टारगेट अलग से बनाया करो, है ना? कोई लोग बच्चे क्या करते हैं, वीकली टारगेट्स बनाते हैं या मंथली टारगेट्स बनाते हैं। मेरी सलाह आपको ये है कि आप डेली टारगेट बनाओ। जैसे कि आपको मान लो कि आज आप कुछ नहीं कर रहे, आपका दिन निकल गया, तो रात को टारगेट बनाओ कल का, या फिर आपको लगता है कि रात को नहीं बनाना है तो सुबह उठ के सबसे पहला काम टारगेट सेट करने का बनाओ कि आज के टारगेट्स मेरे ये हैं। उससे पता है क्या होता है, आपका जो दिन है वो कस्टमाइज हो जाता है, वो ऑर्गेनाइज हो जाता है, उसको एक दिशा मिल जाती है, आपको एग्जैक्टली पता होता है। फिर अगर कोई डिस्ट्रैक्शन आ भी रहा है, कोई दोस्त आ गया आपके पास में, चलो सुट्टा पीने चल रहे हैं, या कोई भी आ रहा है, कोई लड़की वाले आ रहे हैं आपको देखने के लिए, है ना? कुछ भी हो सकता है ना। डिस्ट्रैक्शन तो कई प्रकार के होते हैं। घर वाले ने बोल दिया आटा पिसवा के लिया, तो आपको पता होना चाहिए कि नहीं, आटा पिसवाने का बोल रहे हैं, लेकिन मेरा टाइम तो रिवीजन का है, तो रिवीजन करके जाऊँगा, अभी नहीं जाऊँगा। समझ में आ रहे हो? तो आपको टारगेट सेट करना है, पूरा दिन का आपको शेड्यूल फिक्स होना चाहिए, और डेली करना है ये काम। इसको वीकली मत करो, एक हफ्ते का एक साथ मत करो, आप डेली सेट करो और फिर उसको डेली अचीव करो। एक सेंस ऑफ अचीवमेंट जो होता है ना, काफ़ी हद तक आपको कॉन्फिडेंस डेवलप करके देता है, ठीक है? तो ये काम आपको बहुत ज़रूरी करना, और मेरा विश्वास करो 70 दिन बहुत हैं। आपको क्वालिफाई करना है, टॉप नहीं करना है। तो क्वालिफाई अगर करना चाहते हो तो प्रैक्टिकली पॉसिबल है। बस वो जो लिस्ट ऑफ टॉपिक्स है वो मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में। चारों सब्जेक्ट की जो भी टॉपिक्स हैं उनकी लिस्ट में आपको बताने वाला हूँ कि कौन से एसएससी ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है इस टॉपिक से, हर चीज़ में, है ना? जीए, इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग। तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करो, नेक्स्ट वीडियो तो आज ही आएगा, कल आएगा। वीडियोस अपने डेली आ रहे हैं अब, ठीक है? तो इस वीडियो में इतना ही था। सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना। लाइक करते हो तो अच्छा लगता है, प्लीज़ लाइक किया करो वीडियो को, एक इंकरेजमेंट मिलता है, खुशी मिलती है कि आप लोग सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है? तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।